हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑयल पेंटिंग के बारे में, जिसमें हम आज एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं। जो कि आप रेफरेंस देख रहे हैं, ये बर्डिक आर्टिस्ट का वर्क है, जो कि क्लास से स्टूडेंट का डेमो था, वही मैंने किया है। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं एक बेसिक किसी पोर्ट्रेट को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस है ये मैंने नेट से ली है और स्टूडेंट की तरफ से चूज़ की गई है। तो सबसे पहले ये ड्राइंग है। जैसे कोई भी आप कलर ले सकते हैं। कलर मीन्स कोई ऐसा कलर जो कि बाकी कलर्स में भी मिक्स हो सके। ब्लू या ग्रीन, कुछ ऐसा कलर्स नहीं लेना जो कि स्किन कलर में बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपको लाइट येलो ऑकर या फिर हल्का सा उसमें मॉव कलर डाल के थोड़ा सा डार्क किया हुआ है मैंने जैसे, या फिर आप हल्का सा ऑरेंज कलर के साथ कर सकते हैं। मतलब आपकी जो ड्राइंग करने का कलर होगा वो बिल्कुल लाइट रहेगा, ताकि जब भी आप कोई कलर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़ आप रखते हैं, तो उसमें मिक्स हो के कोई इफ़ेक्ट ना दे। तो इसलिए तो फ्री हैंड ड्राइंग, मैंने स्केचिंग के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं वीडियोस में, वो आप देख सकते हैं और आपको फ्री हैंड ड्राइंग का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हल्की सी ड्राइंग बना रहे हैं इस चीज़ की। आपको थोड़ा सा ये टेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा की सेटिंग ऐसी है, और जो ड्राइंग उसकी शेप है वो किस तरीके से है, और यहाँ पे थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होगी। ये मैं आपको बाद में फुल जब फ़ोटो दिखाऊंगा पता चल जाएगा। तो मेन ये चीज़ है कि सबसे पहले आपने ड्राइंग बेसिक लेनी है, और उसके बाद आपने हल्की सी जो डिटेलिंग वाली ड्राइंग है वो ऐड कर लेनी है। जैसे आईज़ का इफ़ेक्ट हो गया, नोज़ की शैडो होगी, या फिर लिप्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये चीज़ें। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपकी ड्राइंग इतनी सी कंप्लीट हो कि आपको कलर अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। जैसे हम बात करते हैं कि बेसिक से एडवांस तक जो भी चीज़ें हम ऐड करते हैं किसी भी आर्ट वर्क में, तो वैसे ही आपकी जितनी ड्राइंग अच्छी होगी पोर्ट्रेट की या फिर फिगर की या फिर कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, तो कलर उतना ही आसान हो जाता है करना, उसको अप्लाई करना। जहाँ पे जो भी मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, इसको मैं 2 कलर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो मेरी हाईलाइट है जो कि उसमें भी टोन रहेंगी, और एक शैडो वाला पार्ट है जिसमें बाद में टोन्स फिल होती हैं। और 2 डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपको हाईलाइट और डार्कनेस का पता चल जाता है। इससे आपको बाद में कलर करना आसान रहता है, और अच्छे से आप मतलब उस चीज़ को समझ सकते हैं, पोर्ट्रेट को या कोई भी पेंटिंग को। तो अभी ठीक ठाक सी ड्राइंग मेरी हो चुकी है। अब कलर अप्लाई करते हैं। कलर में आपको देखना है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा कोई भी मेथड रहता है तो मैं मिडिल टोन से स्टार्ट करता हूँ। हालांकि हम पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं तो डार्क टू लाइट जाते हैं, डार्क पहले अप्लाई करते हैं फिर बाद में लाइट लगते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से काम करना स्टार्ट किया है, जहाँ फिर मुझे ईजी लगता है, तो मैं ज़्यादा डार्क से स्टार्ट नहीं करता, मैं मिडिल टोन ले लेता हूँ। तो मिडिल टोन का ये एक अच्छी चीज़ ये है कि आप उसके ऊपर हल्की सी लाइट रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर आप डार्क भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को आप साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे ये मेरी मिडिल टोन है, इसके ऊपर मैं और ज़्यादा हाईलाइट कर सकता हूँ और लाइट कर सकता हूँ। इसके ऊपर अगर मुझे थोड़ा सा डार्क भी चाहिए तो वो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये एक समझने का तरीका है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है आपकी हैंडलिंग डार्क टू लाइट जाती हो सकता है आपकी जो हैंडलिंग है कोई और तरीका हो आपके करने का, लेकिन ये मेरा एक मेथड है। ईज़ी लगेगा आपको ये चीज़ समझने में कि दोनों चीज़ों को आप साथ में लेके चल रहे हैं। एक तो बैलेंस रहता है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप बड़ी आसानी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी चीज़, जो भी आप कलर कर रहे हैं, मेन ऑब्जेक्ट में ये मेरा पोर्ट्रेट है, तो उसके साथ जो भी आपका बैकग्राउंड कलर होगा वो आपको हल्का सा अप्लाई करना होगा। हल्की सी आप उसमें शेड दे सकते हैं। उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपका जो कलर है, जो स्किन टोन है, या फिर कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट में मेन में, तो उसका आपको पता चल जाता है कि आपको उसको लाइट रखना है या डार्क में जा रहा है।
या फिर शेड कौन सी बन रही है, दोनों की कंपोजिशन किस तरीके से सेट हो रही है। जैसे वहाँ पे बैकग्राउंड में हल्का सा मॉव कलर मुझे दिखा तो मैंने हल्का सा ये एक टोन ऐड किया है। समझने के लिए मैं थोड़ा सा कलर पैलेट के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से कलर मेन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्रिम्जन लेक है और ये मॉव कलर है जो आपको ब्राउनिश दिख रहा है, और ये येलो कलर है, राइट। तो ये 3 कलर हैं जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हल्का सा स्कारलेट भी यूज़ कर सकते हैं, और वाइट तो ऐड होगा ही क्योंकि उसको टेंट करना है शेड को, तो हम वाइट ऐड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को कंटिन्यू करके हम ये चीज़ बना रहे हैं, स्किन टोन बना रहे हैं। इन्हीं का मतलब मिक्सर है। आप जब भी अपनी कलर पैलेट को देखते हैं तो जो भी आपने कलर्स रखे हैं उसको आप मिक्स करके अलग अलग टोन्स बना के देखिए कि डार्क कैसे बन रही है, लाइट क्या चीज़ अप्लाई करनी होगी, आपको कलर व्हील से पता चल जाता है। तो मेनली चीज़ें ये है कि आपको फोकस ये रखना है कि कौन से आर्टिस्ट ने किस तरीके से काम किया होगा। कई बार हम देखते हैं कि उसके स्टाइल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टाइल बाद की चीज़ है। सबसे पहले हमें कलर पैलेट को पकड़ना होता है कि कौन से कलर मिक्स किए होंगे, लगभग उसके साथ के मैच करते हुए कलर्स हों, लगभग उसके आसपास के कलर हों, क्योंकि हम कभी भी किसी आर्टिस्ट के वर्क को बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर पाते। उसने जो शेड बनाया है कितने कलर्स डाल के बनाया होगा, कितने कलर मिक्स लिए होंगे और कितने लेयर्स में काम किया होगा, ये चीज़ें बहुत मुश्किल है समझना किसी भी आर्टिस्ट के लिए। और जो ऊपर से हमें चीज़ दिख रही है, लुक दिख रही है, हम उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है इसके नीचे 2-4 और टोन्स दी हो सकता है ये डबल टोन्स में काम किया हो, ट्रिपल में किया हो, या फिर इसकी जो लेयर्स हैं सूखने के बाद काम किया हो। तो काफ़ी चीज़ें जो आ जाती हैं किसी के वर्क को देख के। लेकिन यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, मैं क्विक बना रहा हूँ, जल्दी बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें जितनी समझ में आ रही है हम इसको कंप्लीट करते हैं। हल्के-फुल्के जो स्ट्रोक लगेंगे उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। और जैसे हेयर्स हैं तो वही मिक्सर है आपके सामने, हल्का सा ब्राउनिश है। मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा, डार्कनेस दिख रहा होगा, वो ब्लैक कभी नहीं होता। हल्का सा उसी की टोन होती है, हमें डायरेक्ट ब्लैक कभी भी यूज़ नहीं करना, या फिर आप कलर से ब्लैक कलर यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते। किसी भी टोन का हल्का सा एक स्टेप आगे का होता है, जैसे हमने ब्लैक एंड वाइट में समझा था, स्टेप बाय स्टेप 0 से लेके 6 तक या 7 तक या 5 तक आपकी टोन्स जो बनती है, उसी का मिक्सचर होता है। तो जो बिल्कुल ब्लैक या बिल्कुल डार्क या फिर एक्स्ट्रा डार्क जिसको हम बोलते हैं, वो बाद की बातें हैं जब हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा डार्क में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो टोन है वो हल्की सी मिक्स होती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि कहीं पे भी आपको एज नहीं दिखेंगी, एक साथ एक कलर जो है वो मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको कभी भी एक्स्ट्रा डार्क कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखो मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ वो बहुत लाइट कलर है एक बार, जो कि दूसरी या तीसरी लेयर्स लगाएंगे या फिर स्ट्रोक लगाएंगे तो हल्का सा डार्क करेंगे। यहाँ पे कैमरे में आपको थोड़ा सा लाइट भी दिख रहे होंगे कलर्स, क्योंकि थोड़ा सा मैं ये चीज़ें डार्क लगा रहा हूँ, लेकिन इतनी डार्क आपको दिख नहीं रही होगी। तो कलर्स को समझने के लिए मैं सिर्फ एक स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि स्ट्रोक हैं उनको आप देखना है कि किस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। किसी चीज़ को कंप्लीट करने का ये एक तरीका है, और जब भी आप काम करेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, आप किस तरीके से कंप्लीट करना है वो आपके ऊपर रहता है। लेकिन एक जो मेथड है मेनली बेसिक सा, हम किस तरीके से स्टार्ट करना है किसी वर्क को और कैसे उसके ऊपर हम लेयर्स लगा सकते हैं और वेट एंड वेट काम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फर्स्ट लेयर्स लगाई है तो बहुत ही मतलब थिक नहीं है और ठीक ठाक कलर है। उसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे कलर्स तो कलर्स की मोटाई ज़्यादा होती जाती है, यानी कि आपका जो ब्रश स्ट्रोक है वो अगर पहले से बहुत थिक लगा हुआ है तो उसके ऊपर आप कलर नहीं लगा सकते। मतलब कलर लगाने का एक तरीका रहता है। जो फर्स्ट लेयर है आपकी वो आपको थिन लगाना है, यानी कि ज़्यादा थिक नहीं लगाना, पतले कलर ऐड करने हैं। उसके बाद जो है आपके कलर्स की मोटाई, जो ब्रश स्ट्रोक की मोटाई है, जो आप कलर्स भरते हैं ब्रश में, तो वो स्ट्रोक्स थोड़े से हैवी होते जाते हैं, आपकी कलर्स की मोटाई ज़्यादा होती जाती है। मतलब इस तरीके से आप लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं।
अभी ये सिंगल लेयर है जो आपके सामने दिख रही है। आप देख सकते हैं जहाँ तो लाइट नहीं है ज़्यादा, ना ही ये डार्क है ज़्यादा, ठीक है। आपको मिडल टोन पकड़ में आ जाती है। उसके बाद आपको 2 स्टेप लेने होते हैं। साथ में आपको लाइट के ऊपर काम करना होता है और हल्का-हल्का आपको डार्क की तरफ आना होता है। तो फिर दोनों चीज़ों में जो है बैलेंस रहता है। यानी कि मिडल टोन आपका बेसिक अगर मैं बात करता हूँ, तो मिडल टोन जो आपका बेस है वही रहता है। आप उसी टोन को लाइट की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि टिंट की तरफ लेके जाते हैं, और उसी शेड को आप मतलब अपने तरीके से डार्क लेके जाते हैं। और जब डार्कनेस लगाते हैं तो तब आपका जो फाइनल होता जाता है उस तरफ आपको हाईलाइट लगानी होती है। तो ये चीज़ें मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करती चीज़ें। जो मिडल टोन है उसको आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। मिडल टोन में भी आप 2 या 3 शेड रखते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें रहती हैं, क्योंकि आपको 5 या 6 टोन तो लगानी पड़ती है। उसके ऊपर की टोन्स जो होती हैं वो आपके पोर्ट्रेट या फिर स्ट्रोक्स या फिर किसी और चीज़ को समझने में आप टोन्स शेड लगा सकते हैं। लेकिन जो मेनली समझने का तरीका है, आप 3 या 4 शेड में काम कर सकते हैं। लाइट को आप 2 या 3 में ऐड कर सकते हैं, यानी कि दोनों को डिवाइड करना है। डार्क में जाएंगे तब भी आपकी 3 या 4 शेड रहेंगी। लाइट की तरफ जाते हैं फिर भी हम मिडिल से लेके लाइट तक भी 2 या 3 या फिर 4 जो शेड हैं वो ऐड करते हैं। तो इनकी जो पूरी कंपोजिशन है वो हमेशा काम करती है, जो कि आपकी राउंडिटी रहती है, पोर्ट्रेट में राउंडनेस रहती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं जब हम शेड्स बनाते हैं। नहीं तो आपको बिल्कुल हाईलाइट से डार्क तक जाते हुए एजेस बनते हैं तो वो एज नहीं बनेंगे। ड्रेस में हल्का सा स्कारलेट यूज़ किया है, हल्का सा मॉव कलर यूज़ किया है। लाइट पे हल्का सा येलो डीप, जो कि कैडमियम येलो बोलते हैं, वो मैंने हल्का सा ऐड करके अप्लाई किया ताकि हाईलाइट स्ट्रोक्स बने। तो ये कलर पैट वही है जो हमने कलर चूज़ किए हैं। और जैसे भी आपको हाईलाइट में जाना है तो आप ऑरेंजेस या फिर येलो डीप, कैडमियम येलो जो कि आप बात करते हैं, और उसमें आप लेमन येलो नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि कलर्स को आपने लिमिटेड रखना है। जितने भी आपके पास पैलेट में लिमिटेड कलर रहेंगे तब आपको कलर टोन ज़्यादा समझ में आएगी, कलर मिक्सिंग का पता चलेगा। नहीं तो आपको हज़ारों शेड मिल जाती हैं, आपको बहुत सारे कलर्स पैलेट के ऊपर नहीं निकालने, क्योंकि जितने ज़्यादा कलर्स होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेंगी। आपको 4 या 5 कलर्स में काम करना चाहिए। उससे ये चीज़ रहती है, जैसे आप किसी भी चीज़ को बनाना है तो आप कोशिश करेंगे कि उसको किस तरीके से मिक्स करके उस कलर को बनाया जाए। यानी कि आपके पास जो सोर्स हैं वो जितने कम रहेंगे, मतलब कलर्स कम रहेंगे, उसी से वो चीज़ अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो सेंस है कलर बनाने के लिए, जो आप मतलब स्टडी कर रहे हैं कलर मिक्सिंग की, तो वो बहुत होती है। अगर आपके पास अनलिमिटेड कलर्स पैलेट पे निकले हुए हैं, आपको डायरेक्ट कलर्स मिल रहे हैं, यानी कि शेड्स अभी दुनिया भर की मिल जाती हैं हमें, लेकिन जितने भी कलर्स मिलेंगे आपको वो अपनी स्टडी को मतलब कम करेंगे, आपकी मिक्सिंग को कम करेंगे। आपको कलर मिक्स करना या बनाना नहीं आएगा। आप सोचोगे कि आपके पास कलर हैं ऑलरेडी, आप उठाओगे और अप्लाई कर दोगे। तो वो चीज़ें जो कलर्स बैलेंस करना है या फिर कलर मिक्सिंग है, वो यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। जब आपको बनी बनाई कोई चीज़ मिल चुकी है तो आप सीधा उसको उठा के डायरेक्ट कलर्स लगाते हैं। फिर आपका जब कॉम्पोजिशन बन रहा है तो वहाँ पे कलर जाके मैच नहीं करता। जो कलर पैट है यहीं पे काम करती है। जब भी आप कोई भी पोर्ट्रेट लेते हैं, आप 4 या 5 कलर्स लेके उसी में से कलर बना सकते हैं। आप दुनिया भर के कलर्स ऐड कर सकते हैं उसमें, मतलब मिक्स करके बना सकते हैं। कलर मिक्सिंग के बारे में मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कोई भी आप 2 कलर या 3 कलर ले लो, जैसे मास्टर कलर ले लिया आपने, प्राइमरी कलर जिनको मास्टर कलर बोल देते हैं, तो उसको आप मिक्स करके देखिए अलग अलग टोन्स। जैसे कभी ब्लू ज़्यादा उसमें मिक्स कर लिया, कभी रेड ज़्यादा मिक्स कर लिया, या फिर कभी येलो ज़्यादा मिक्स कर लिया, उसमें वाइट ऐड कर दिया। तो ये जो मिक्सिंग वाली चीज़ें हैं आपको अलग अलग शेड्स बनती हुई नज़र आएंगी। जब भी आप कोई भी कलर उसमें ऐड करोगे, क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा डालोगे तो वही कलर अपने इफ़ेक्ट ज़्यादा देगा। जैसे अगर शेड्स बना रहे हैं तो कोई कलर्स को आप मिक्स कर रहे हैं तो वैसे ही टोन्स बनती जाएंगी, आपके शेड्स बनते जाएंगे। जैसे जैसे आप उसमें कलर्स की क्वांटिटी कोई भी डालेंगे तो वो इफ़ेक्ट ज़्यादा देता है। तो मतलब ये है कि आप कोई चार्ट, कोई
ऐसी चीज़ शीट आप लेंगे, उसके ऊपर आप कलर्स अप्लाई कर करके देखेंगे, कलर्स को मिक्स कर करके खुद देखेंगे कि क्या कौन सा कलर कहाँ पे मिक्स हो रहा है। जैसे मैंने अभी 3-4 कलर्स आपको दिए हैं, तो ये मैं आपको इस तरीके से नहीं बता पाऊँगा कि आपको येलो ज़्यादा लेना है या फिर रेड ज़्यादा लेना है। तो इस तरीके से बताने से हो सकता है आपका जो मेरा तरीका बताने का वो वहाँ तक आपका ना पहुँचे। तो मेनली ये बात है कि कलर्स का आपको पता चल गया है कि 3-4 कलर्स मैंने मिक्स किए हैं। तो उसी को आपने मिक्स करके देखना है कि कौन सा कलर ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे मॉव कलर्स ज़्यादा अप्लाई हुआ है, रेडिश ज़्यादा आ रही है। तो जहाँ पे ब्राउनिश ज़्यादा आ रही है तो मैं ब्रंट अम्बर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। रेड, ब्लू एंड येलो ऑकर मिक्स करके इस तरीके से शेड्स बना रहा हूँ। यानी कि मेरा कोई भी कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई एजेस नहीं बना रहा। यानी कि एकदम से हाईलाइट से हाई डार्क तक नहीं जा रहा। सारे कलर्स की कंपोजिशन अपने आप में एक कंपोजिशन क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे चिक्स पे बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है आपको रेफरेंस में, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा डार्क नहीं लगाया है, लेकिन ज़्यादा लाइट भी नहीं है जितना यहाँ पे कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो उतना नहीं है। तो इस तरीके से आप कलर्स मिक्सिंग सीख सकते हैं, 2 या 4 कलर से बार बार उसको अप्लाई करके बार बार उससे शेड्स बना के, राइट। तो ये चीज़ें बहुत आसान लगती है जब आपको ब्लैक एंड वाइट टोन्स आती हैं। जैसे हम कोई भी स्केच करते हैं ब्लैक एंड वाइट में, पेंसिल स्केच करते हैं, उससे आपको कलर्स की वैल्यू का पता चलता है। कलर्स वैल्यू मीन्स कलर कितना डार्क है या कितना लाइट है, ये चीज़ों का आपको पता चलता है। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो टोन्स बाय टोन्स काम करती हैं। जैसे आपको अगर ब्लैक एंड वाइट में पता है कि ये डार्क कलर है या लाइट है, तो आप जब कलर मिक्स करके वहाँ पे लगाएंगे तो आपको कलर्स की वैल्यूज़ का पता होगा कि कलर्स कितना लाइट करना है या डार्क करना है, कौन से शेड कहाँ पे आ रही है। तो ये चीज़ें आपको ब्लैक एंड वाइट स्केच से सीखने के लिए अप्लाई होती हैं। आपको पहले ब्लैक एंड वाइट काम करना होगा। ब्लैक एंड वाइट में आप पेंसिल स्केच कर सकते हैं, या फिर चारकोल मीडियम से आप काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको टोन सिखाई जाती है कि आप टोन किस तरीके से कहाँ पे अप्लाई करनी है, जो कलर्स की वैल्यू पे काम होते हैं सारे। तो फिर आपको ये कलर वाली चीज़ें करनी आसान लगती हैं। तो अभी मैं अगर पोर्ट्रेट की बात करूं तो देखो हल्का सा हमारे पास जो मॉडल बन गया है फेस का, ठीक है, ठीक ठाक से जो बेसिक कलर हैं वो भी लग गए। तो अभी हम थोड़ी सी डिटेलिंग की तरफ आएंगे, जैसे कहाँ पे कौन सी शेड्स कर रहे हैं। जो पोर्ट्रेट हम रेफरेंस में देख रहे हैं तो काफ़ी सारी लेयर से बना हुआ है, लेकिन हम उसको सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं, एक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको फिनिश कर सकते हैं। मेरे पास जो कलर है वो अभी मिडिल टोन्स में लग रहे हैं सारे। देखो अभी मैं इसके ऊपर हाईलाइट अप्लाई करूँगा और एक टोन जो 2 टोन जो भी हैं वो डार्कनेस की तरफ जाएंगे, तो हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट होता नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे नेक पे आपको डार्क दिख रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा डार्क नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हम वैसी कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे उसने डार्क लगाया, क्योंकि एक बार में थोड़ा काम करना वेटन थोड़ा मुश्किल होता है। हमें स्ट्रोक्स में ज़्यादा काम रखना होगा और इस चीज़ को समझना है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू में उसने शेड्स लगाए हैं। तो उसी तरीके से धीरे धीरे हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो मैंने नीचे कलर जो लगाया था वो मैंने ज़्यादा थिक नहीं लगाया था, और जितनी लेयर्स ऊपर लगेंगी वो थिक लगती जाएंगी, यानी कि हमारे कलर्स की जो मोटाई है वो बढ़ती जाएगी और हम उसके ऊपर सिर्फ अप्लाई करना है चीज़। यानी कि जो हम रफ ब्रश चलाते हैं, जो घसीटते हैं कैनवास के ऊपर या फिर किसी भी पेपर के ऊपर, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ हम कलर रख सकते हैं। ऐसा कोई ब्रशेस होंगे आपके पास जो सिर्फ कलर्स को उठाएं और वहाँ पे अप्लाई करें, जस्ट रखना है कलर्स को। तो बहुत ही माइनर जो आपके ब्रश स्ट्रोक रहते हैं कि उसको मिक्स कर सकें। जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रोक्स बड़ा रखना है, ज़्यादा स्ट्रोक आपको थिक रखना है, तो उसको दोबारा से आप ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, दोबारा इसको हिला नहीं सकते। जितना पैच का मोटाई रहेगी कलर्स की, हम उसको ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, यानी कि वो फाइनल रहता है। अभी देखो मिडिल टोन है, उसमें थोड़ा सा हमने डार्कनेस ऐड की है, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ज़्यादा थिक कलर यूज़ करना पड़ेगा उसके ऊपर रखने के लिए। जहाँ पे हमें डार्क की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी आपको थिक कलर रखना पड़ेगा।
क्योंकि कहीं पे भी आप उसको हिला नहीं पाएँगे उसके बाद, और जो पतला कलर है वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें रहती हैं वेट एंड वेट काम करने में। अभी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी-सी डिटेलिंग में जाने की, क्योंकि कलर्स बहुत गीले हैं और छोटा-सा स्केच है, इसलिए जितना हम डिटेल कर सकते हैं वेट एंड वेट कोशिश कर रहे हैं। और आइस का अभी देखो, पहले ड्राइंग थी जस्ट, और उसके बाद हमने थोड़ा-सा बेसिक कलर लगाया था। अभी हम डार्कनेस के साथ, ये जो आप कलर देख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा डार्कनेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ एक शेड है जो ब्राउनिश है, ना ही ये ब्रंट अम्बर है। आपको रेड एंड ब्लू एंड येलो मिक्स करके बना लेना है, या फिर कैडमियम येलो मिक्स करते हैं तो इस तरीके से ब्राउनिश शेड बन जाती है। आप उसी से काम करेंगे, यानी कि एकदम आपको कोई भी डार्क कलर नहीं लेना। और कई बच्चे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आके ब्लैक कलर को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे उनको डार्क लगता है। तो पोर्ट्रेट में कहीं पे भी हम ब्लैक नहीं लगा सकते डायरेक्ट, और क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर हम डार्कनेस में जाएंगे, एकदम लाइट जाएंगे, तो पोर्ट्रेट हार्ड बनता है, उसकी सॉफ्टनेस जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको कलर्स की जो कंपोजिशन है अपनी, उसको कायम रखना है। कहीं पे भी आपको शार्प स्ट्रोक नहीं देने हैं, और कोशिश ये रखनी है कि एक कलर्स जो दूसरे कलर्स के अंदर जा रहा है, जब मिक्स हो रहा है, तो उसकी शेड बने या फिर टिंट बने। तो हर एक पेंटिंग में कलर्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो पोर्ट्रेट है या फिर कोई भी आर्ट वर्क आप बना रहे हैं, तो एक दूसरे के कलर्स एक दूसरे में मिक्स होने ज़रूरी हैं। और कोई भी ऐसा कलर नहीं होता जो कि एकदम से आपको दिखे, एकदम से आपको हाईलाइट लगे या फिर बहुत ज़्यादा डार्क लगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हार्ड करती हैं पोर्ट्रेट को। आपके कलर्स स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाते हैं, यानी कि डार्कनेस की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं मिडल टोन से स्टार्ट किया था, अभी हम थोड़ी सी डिटेल कर रहे हैं इसमें, ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन जितना पॉसिबल है हम कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद सूखने के बाद या फिर थोड़ा सा सूख जाती है चीज़ें, तो उसके बाद हम और ज़्यादा स्ट्रोक रख सकते हैं, और ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन एक वेट एंड वेट काम करने के लिए इतनी डिटेल काफ़ी रहती है, मुझे लगता है, और जितना पॉसिबल हो सकता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपको शेड सीखनी चाहिए, आपको ब्लैक एंड वाइट काम करना चाहिए सबसे पहले, आपको कलर्स की वैल्यू का पता होना चाहिए, तभी आप किसी कलर्स को पकड़ सकते हैं और सही तरीके से काम कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपकी स्केचिंग हो थोड़ी, पोर्ट्रेट स्केच जो आप बनाते हैं उसमें थोड़ा सी हैंडलिंग हो। आपकी ड्राइंग ठीक रहेगी तो आप बड़ा अच्छे से इसको फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो एक ड्राइंग का मीडियम है, जितनी मुझे स्केचिंग आती है या फिर मैं ड्राइंग करता हूँ, उसका ये रिज़ल्ट रहता है यहाँ पे। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को फाइनल करते हैं, तब आपकी स्केचिंग जो ड्राइंग है, जो आपका स्किल है, वो यहाँ पे काम आता है कि आपके स्ट्रोक्स किस तरफ जा रहे हैं, या फिर आप कहाँ पे डार्क या फिर लाइट लगा रहे हैं, वो एक वैल्यू का रहता है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की ड्राइंग को क्लियर कर रहे हैं, तो आपकी अगर ड्राइंग परफेक्ट रहेगी तभी आप कलर शेड में उसको ठीक कर पाएंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती हैं जब भी आप फाइनल काम करते हैं। अभी मिडल टोन में सारा काम हो चुका है। हाईलाइट जैसे फोरहेड पे रहता है, नोज़ पे, चिक्स पे, कहीं पे भी आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपकी डार्कनेस का टाइम आता है, तो आप जहाँ पे डार्क लगता है तो वहाँ पे शेड सही रहेगी, डार्कनेस आपको देनी होगी थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए, तो तब आपका चीज़ कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपको मिडल टोन से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये एक प्रोसेस रहता है काम करने का, आप बड़े अच्छे तरीके से उसको फिनिश कर सकते हैं दोनों साइड। तो मिडल टोन से आपको दोनों चीज़ों का पता रहता है कि आपको लाइट कितना करना है, उसके बाद आपको डार्क कितना करना है। तो तीनों चीज़ें आपकी जब बैलेंस होती हैं तभी एक अच्छा आर्ट वर्क बन सकता है, तभी आप एक अच्छा मतलब पेंटिंग बना सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं उसको। तो अभी जितना पॉसिबल हो सकता है हम उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर स्ट्रोक रख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि जो कलर्स नीचे लगा है वो भी अभी थिक लगा है, क्योंकि 2 लेयर्स लग चुकी हैं, और ये 3rd एंड 4th लेयर हो जाती है जब भी आप काम करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे लेयर बाय लेयर। और इसके ऊपर जितने भी स्ट्रोक लग रहे हैं मैं उससे ज़्यादा थिक लगा रहा हूँ, और जब तक हाईलाइट, बिल्कुल हाईलाइट मुझे अगर चाहिए होगी तो वहाँ पे और ज़्यादा थिक कलर मुझे रखना होगा। तो इस तरीके से लेयर्स बनती हैं वर्क की जब आप वेट एंड वेट काम करते हैं।
जो आप रेफरेंस में देख रहे हैं तो हो सकता है सूखने के बाद बहुत सारे स्ट्रोक्स लगे होंगे। दूसरे दिन उसके ऊपर जो कलर्स हैं वो थोड़े से सूख जाते हैं, उसके बाद और ज़्यादा अप्लाई हो सकते हैं, जैसे रफ स्ट्रोक लग रहे हैं कुछ बालों में। तो ये सारी डिटेल जो है आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपको कि इस आर्ट वर्क को आपने वेट एंड वेट काम करना है। ये मेरे काम करने का एक तरीका था, एक डेमो देने का तरीका था कि हमें जितना टाइम मिलता है हम उतने टाइम में फिनिश करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ को समझने के लिए ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप कोई भी पेज, जैसे मैंने ये कोई कैनवास नहीं लिया है, ये एक आइवरी शीट है और मैंने एक फेविकॉल का कोड दिया है इसके ऊपर और काम करना स्टार्ट किया है। तो आप कैनवास ले सकते हैं, कोई शीट या पेपर, उसके ऊपर कोई एक्रेलिक कलर का कोड दे सकते हैं। उसके बाद आप ऑयल स्केचेस करके देखें थोड़े थोड़े। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है, कैसे कलर अप्लाई होते हैं, हम एक बार में कितना फिनिश कर सकते हैं किसी आर्ट वर्क को। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको बड़ा साइज़ या फिर ज़्यादा मुश्किल वर्क लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल किसी रेफरेंस से काम कर सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस में चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आ रही तो किसी का पैच वर्क जैसे स्ट्रोक्स हैं तो उसको आप कॉपी करके देखिए। उसमें क्या होता है कि आपको दो चीज़ें दिखती हैं, एक तो कलर कहाँ पे लाइट है या डार्क है, एक कलर्स का स्ट्रोक किस तरफ लगा हुआ है। यानी कि दो चीज़ों को देख के आप काम कर सकते हैं। यानी कि आपको कलर्स के अलग अलग स्ट्रोक्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स दिखेंगे। जो मिक्सिंग वाले कलर होते हैं या फिर आप कोई रेफरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको कलर्स देखना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कुछ भी आप बनाइए, मतलब एक सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है। पहले छोटे स्केच करने हैं और लाइट एंड शेड्स जो हैं, लाइट एंड डार्क जो हैं वो होना चाहिए आपकी रेफरेंस में, ताकि आपको हाईलाइट का भी पता चल सके, मिडिल टोन्स के अलावा आपको डार्कनेस का भी पता चले। तो इन्हीं चीज़ों की हम स्टडी हर एक आर्ट वर्क में करते हैं, हर एक पोर्ट्रेट में करते हैं, हर एक कंपोजिशन में करते हैं कि हाईलाइट देनी है, एक मिडिल टोन है और एक डार्कनेस है। तो उसी के अराउंड सारी चीज़ें घूमती हैं। आपको यही शेड सीखनी है और कलर्स में आपको टोन्स बना बना के सीखनी है। स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब भी आप कोशिश करेंगे कलर्स को मिक्स कर करके उसकी शेड्स बना बना के सीखेंगे, तब आपको कोई भी पोर्ट्रेट या फिर कोई भी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कलर बनाना बहुत ईजी रहेगा। आपके माइंड में कलर शेड जो टोन्स जो बन रही हैं वो आपको पता चल जाएंगी कि कौन से कलर्स को लेके किस तरीके का आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपका नज़रिया रहता है। अगर आप रेफरेंस में कोई चीज़ आप देख रहे हैं, आप उसी तरीके से काम करेंगे, वही शेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आपका जो नज़रिया है वो कितना शार्प रहता है, कितना आप चीज़ों को देखने से समझते हैं। जो भी आप पेंटिंग बना रहे हैं, जहाँ पोर्ट्रेट है या कोई भी कॉम्पोजिशन है या फिर कोई फ्लावर पेंटिंग कुछ भी है, तो उसको आप पहले अच्छे से देखिए, उस रेफरेंस को समझिए, उसकी ड्राइंग, उसके कलर्स, उसके शेड्स अपने माइंड में उतर जाते हैं। उसके बाद जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, उसको देख के समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके की ड्राइंग है। लेकिन जब तक हम अच्छे से रेफरेंस को ऑब्ज़र्व नहीं करते, उसको देखते नहीं, तब हमारा आर्ट वर्क स्टार्ट रहता है, लेकिन हमें साथ साथ समझना बहुत मुश्किल रहता है। तो काम करने से पहले हमें रेफरेंस को समझना होगा, रेफरेंस को अच्छे से देखना होगा, उसको ऑब्ज़र्व करना होगा, तब हमारा आर्ट वर्क बेटर रहता है। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत ही चीज़ें सिंपल रहती है बनाने में। अभी हमारे पास हेयर्स हैं, उसमें हमने मिडिल टोन लगाई है, हल्की सी लाइट लगाई है। हम ज़्यादा उसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रोक से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको हम फिनिश कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी डार्कनेस लग सकती है इसके ऊपर, राइट? तो हम जहाँ पे जैसे भी वहाँ पे स्ट्रोक रखे हैं, कोशिश करते हैं कि उस वैल्यू में काम कर सकते हैं। जितना वेट एंड वेट काम हो सकता है, उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं कलर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हेयर्स के कुछ स्ट्रोक हैं तो रैंडमली उसने लगाए हुए हैं कुछ, और जैसे उसने रेफरेंस में देखे होंगे, हम इसकी रेफरेंस को देख के कोशिश कर रहे हैं समझने की। बहुत ही थिक कलर लगे हुए हैं हेयर्स पे, जैसे ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अफेक्ट थोड़ा वैसा लगे, जो कि चीज़ें हमें लगे कि हेयर्स हैं या फिर स्ट्रोक्स जो लगे हैं उसके आसपास की। यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है, ठीक है। तो फिनिशिंग में आप इस तरीके को देख के
जहाँ पे आपको कहीं पे भी वर्क होना लग रहा है, जहाँ डार्क करना है या लाइट करना है, तो वो चीज़ें आपको लास्ट में देखनी है। तो कोशिश करनी है वैसे ही स्ट्रोक रखने की। तो अभी फिनिशिंग टच में आप डार्क से या फिर हाईलाइट से काम करते हैं। जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क लगे, आप हल्का सा डार्क कर सकते हैं। जहाँ पे आपको हाईलाइट लग रही है, तो इसके ऊपर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं कलर, क्योंकि आप थिन कलर नहीं कर सकते। आपको थिक कलर यूज़ कर सकते हैं वेट एंड वेट जब भी काम करते हैं। तो ये एक तरीका था चीज़ों को समझने का, एक बेसिक सा, जो आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी आर्ट वर्क को करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उसको मिडल टोन से लेके हाईलाइट या फिर हाई डार्क करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और चीज़ों को करीब से समझने की और किसी तरीके से काम करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।